हाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मेरा नाम है उस्मान फिरोज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा ताकि तमाम तर वीडियोज़ जो हैं वो आप तक बर वक्त आ सके। तो जनाब आज कोई अंदर की स्टोरी नहीं है, आज कोई पीछे का अहवाल नहीं है, आज एक बहुत बड़ी स्टोरी है। इतनी बड़ी स्टोरी है और वो स्टोरी इतनी बड़ी क्यों है? क्योंकि वो हमारे सबके सामने, हमारे हुक्मरानों के सामने भी एक सवाल खड़ा कर रही है। और वो सवाल क्या है वो भी आपको बताऊंगा। बड़ा अहम है ये सारा कुछ, प्लीज प्लीज ये सुनिएगा। तो अहम स्टोरी और बड़ी स्टोरी ये है जनाब कि आज न्यूजीलैंड की वजीर आजम ने, खातून वजीर आजम ने इस्तीफा दे दिया। क्यों दिया भाई ये इस्तीफा? वो इसलिए दिया होगा, हमारे ज़हन में ही आता होगा कि उनके खिलाफ कोई बैरूनी साजिश हो गई होगी। नहीं, अच्छा ऐसा नहीं है। या फिर उनको कोई अदम एतमाद का सामना करना पड़ा होगा, ये भी नहीं। तो फिर उन्होंने इस्तीफा क्यों दे दिया? क्योंकि ये तो हमारे कल्चर का हिस्सा ही नहीं। हमें तो जब तक कोई गालम गलोच ना हो, हम बाहर आके तोड़ फोड़ ना करें, हम आग ना लगा दें सोशल मीडिया पे, तब तक हम समझते ही नहीं है भाईजान कि कोई वजह ऐसी है आ गई है कि हमें जो है वो अपनी मस्जिद से चिपक के जो हम बैठे हुए हैं उससे उतरना चाहिए। उन्होंने ऐसा इसलिए किया मेरे दोस्तों क्योंकि उन्होंने पूरी प्रेस के सामने आकर ये इतराफ कर लिया कि मैं और मेरी टीम जो है वो मुल्क में महंगाई कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल करने से कासिर है। अब हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो लिहाजा हमें अब इस मसनद पर बैठने का कोई हक नहीं। तो यार हम सवाल तो पूछ सकते हैं ना कि पिछले 70 सालों में जो लोग भी इस मसनद पर आकर विराजमान हुए हैं उनमें से क्या किसी ने अपने वादे डिलीवर किए? और अगर नहीं किए तो फिर उनको कभी नहीं लगा कि उनको उस मसनद पर नहीं बैठना चाहिए मजीद? जी तो नाजरीन, पिछले कुछ हुकूमतों की बात करते हैं कि क्या उन्होंने पाकिस्तानी अवाम से जो वादे किए वो डिलीवर किए। शुरू करते हैं 2018 से, फिर पीछे भी जाएंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पाकिस्तान के 22वें वजीर आजम के ओहदे का हल्फ उठाया तो उस दिन गालिबन किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि तकरीबन 3.5 साल बाद इसी अवान में जिन अफराद ने उनको वोट दिया था वो ही कायदे हिज़्ब इख्तलाफ से हाथ मिलाकर उन पे अदम एतमाद कर देंगे और वो अपनी हुकूमत को ख़त्म करने का इकदाम करेंगे। तो जनाब उस वक्त पाकिस्तान की अवाम की एक बड़ी तादाद पुरउम्मीद थी कि वजीर आजम बनने के बाद इमरान खान अपने मुतअद्दिद वादों और दावों को अमली जामा पहनाएंगे, जिसके तहत पाकिस्तान से करप्शन का खात्मा, एहतसाब और बैरून मुल्क से करप्शन के पैसे की वापसी, बैरूनी कर्जों में कमी, इदारों खसूसन पुलिस की इस्लाहात, जनूबी पंजाब सूबा, वजीर आजम हाउस में यूनिवर्सिटीज का कयाम, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर के साथ साथ मुल्क में माशी तरक्की के एक नए बाब का आगाज होना था। जनाब ये तमाम तर वादे तो पूरे नहीं हो सके और खुद इमरान खान और उनके वफाकी वुज़रा ने भी कई बार एतराफ़ किया कि इलेक्शन से पहले के तमाम वादे वफा नहीं हो सके, जिसकी अब मुख्तलिफ वजूहात भी गिनवाई जाती हैं। लेकिन बतौर वजीर आजम इमरान खान का दौर इक़्तिदार कैसा था और किन बातों की वजह से जनाब उनको याद रखा जाता है? उनमें सबसे पहले था एहतसाब। 2018 के आम इंतखाबात से कबल एहतसाब तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम का एक अहम हिस्सा था। हुकूमत में आने के बाद कौमी असम्बली से पहले खिताब में भी वजीर आजम इमरान खान ने ऐलान किया था कि मुल्क की दौलत भाई वापस लूटने वालों को वापस लेकर आऊंगा और उनका कड़ा एहतसाब होगा। लेकिन ये अमल मुतनाज़ी और सियासत की नजर होता नजर आया। गिरफ्तारियों और केसेस का सिलसिला शुरू हुआ तो जनाब अपोजिशन ने बड़े इल्जामात लगाए, जवाबी इल्जामात लगाए, लेकिन मजमूई तौर पर केसेस मंतकी अंजाम पर नहीं पहुंचे। वजीर आजम इमरान खान एहतसाब के अमल की
नाकामी का एतराफ जनाब खुद भी करते हैं। अब 2 अप्रैल को हुकूमती अरकान से अशाइये के दौरान खिताब में उनका कहना था कि जनाब हमने बड़ी कोशिश की लेकिन नैब और अदालतें हमारे कंट्रोल में नहीं थी, हम क्या करें। चलिए अब ना मईशत का जिक्र करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मुआशी महाज था और उनका दावा था कि वो मुल्क की मईशत की काया पलट देंगे, IMF के पास भाई नहीं जाएंगे, कर्जे कम करेंगे, महंगाई का खात्मा कर देंगे, लेकिन ये भी भाई बहुत मुश्किल था। उनके दौर में पाकिस्तानी रुपए की कदर में रिकॉर्ड गिरावट, महंगाई से लेकर कर्जों के हुजम में इजाफा, मुआशी चैलेंजेस जो है वो काफी ज्यादा थे, जिसके दौरान 3 बार वजीर खजाना तब्दील हुए। मईशत के इस्तेहकाम की बात हो तो जनाब एक अहम इशारिया होता है हम सबके दिमाग में और वो है करेंसी की कदर। साबका दौरे हुकूमत में जब अमेरिकी डॉलर की पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में 100 रुपए तक जो कदर थी तो तहरीक-ए-इंसाफ भाई इस पे कहती थी कि ये तो मसनूई तौर पर है, ये मुस्तहकम मसनूई तौर पर रखा जा रहा है, जिसके लिए ज़र मुबादला इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जनाब तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत बनी तो अगस्त 2018 में रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर तकरीबन 124 रुपए का था, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ के दौर में रुपए की कदर में तेजी से कमी आई और डॉलर का रेट बढ़ता गया, जिससे अफराते ज़र पर भी असर पड़ा। दिसंबर 2001 तक एक अमेरिकी डॉलर 177 पाकिस्तानी रुपए के बराबर था, जो 30% गिरावट के साथ मुल्क की तारीख में एक नया रिकॉर्ड था। अप्रैल 2022 में अमेरिकी डॉलर ने मुल्क में जारी सियासी बहरान के साए में एक बार फिर उड़ान भर ली और ओपन मार्केट में 186 रुपए से तजावुज कर गया। चलें अब रोजमर्रा की जो चीजें थी उस दौर में वो क्या थी। तहरीक-ए-इंसाफ दौरे हुकूमत में रोजमर्रा की अशिया की कीमतों का जायजा लेते हैं तो उसमें चलें आटे की और चीनी की बात कर लेते हैं, बड़ी बड़ी 2 चीजों की, जिसपे उनका हमेशा कहना था कि माफिया आ गया, माफिया से हमने लड़ना है, हम कैसे लड़ें, मुनज़्ज़म माफिया है। 2018 में ना पाकिस्तानी इदारा शुमारियात के अदादो शुमार के मुताबिक 1 किलो चीनी 55 रुपए 71 पैसे की थी। अप्रैल 2022 में 1 किलो चीनी की कीमत 86 रुपए 62 पैसे थी, जो तकरीबन 55% इजाफा है। अगस्त 2018 में 20 किलो आटे का थैला 777 रुपए में दस्तयाब था। यह कीमत अप्रैल 2022 में बढ़कर 1172 रुपए हो चुकी थी, जो 52% इजाफा था। अब पेट्रोल की बात कर लेते हैं। तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत का दौर जनाब शुरू हुआ तो पेट्रोल 100 रुपए का था, उससे भी शायद नीचे ही था। PSO के मुताबिक यूरो 5 की कीमत 95 रुपए 24 पैसे थी और इस दौर में 2020 में जनाब कहते हैं जी बहरान आया और पैसे बढ़ाने पड़े, तो जनाब उन्होंने क्या किया कि 15 दिन बाद कीमतों का तयन करने का फैसला कर लिया। अब जनाब 2020 था, उसके बाद पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता चला गया और 2022 के आगाज में 1 लीटर पेट्रोल 144 रुपए 82 पैसे का हो चुका था। फिर यूक्रेन की जंग लग गई और उस जंग में जनाब कीमतें मजीद बढ़ी और उसके बाद जो फी लीटर पेट्रोल है 16 फरवरी 2022 को पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल तकरीबन 159 रुपए तक जा पहुंचा। अब इसके बाद बैरूनी कर्जों की बात कर लेते हैं कि ऑपोजिशन के दौर में तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों के हुजम को बार बार तनकीद का निशाना बनाया और इक्तदार संभालने के बाद उनके जो चंद अहम नुकात थे ना, उनमें से एक बैरूनी कर्जे में कमी था। अगस्त 2018 में पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों का हुजम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के आदादो शुमार के मुताबिक 64.24 अरब था। 1 जनवरी 2022 में पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे 83.9 अरब डॉलर हो चुके थे। अब ये रेमिटेंस की बड़ी बात करते थे कि भाई हम जब आएंगे तो पता नहीं कितने अरब डॉलर आ जाएंगे, ये तो अब हुआ क्या था। बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो थे उन्होंने जो इमदाद भेजते थे पहले,
ओवरसीज पाकिस्तानियों की, वो जनाब तहरीक इंसाफ के दौर में ये हुकूमत ने दावा किया था कि तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, लेकिन जनाब ऐसा नहीं हुआ था। बैरून मुल्क जो मुकीम पाकिस्तानी है ना, वो जो पैसा भेजते थे वो तकरीबन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक अगस्त 2018 में पाकिस्तान की तरसीलात ज़र 2 अरब डॉलर से कुछ ज़्यादा थी और 2022 में भी तकरीबन इसके बराबर थी या इससे थोड़ा सा कम थी। फिर मामला जनाब आता है करप्शन का। तो करप्शन खत्म हो गई। गोगी और बुजदार साहब और तोशा खाना और बहुत सारे केसेस आपके सबके सामने हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो आपके ख्याल में करप्शन खत्म हो? तो जनाब जो वादे किए गए थे, नौकरियां दी, घर दी, करप्शन खत्म की, अफराते ज़र बढ़ाई, ज़र मुबादला के ज़खायर, जितने वादे किए गए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। और अब दोबारा कहा जा रहा है कि अब आएंगे तो वादे पूरे करें। हर दफा नया मंजन होता है, नया मंजन होता है कि जी कोई साजिश हो गई है, अब इल्जामात इदारों पे लगाए जा रहे हैं कि काम नहीं करने दिया गया और पता नहीं क्या क्या। आपने न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला इस तरह का। उन्होंने सिर्फ एतराफ किया, इसलिए यह खबर सबसे बड़ी थी क्योंकि वो अपनी अवाम के सगे हैं, अपने मुल्क के सगे। चलें, इससे पहले की हुकूमत का डार साहब आए, डार साहब ने कहा कि मैं 150 पे डॉलर ले आऊंगा, 200 से नीचे ले आऊंगा, आ गया। मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं वापस आके कौम के साथ जो है कौम के हालात देखूंगा, बेहतर करूंगा, चैलेंजेस को निपटूंगा, निपटा। मियां शहबाज शरीफ वजीर आजम साहब ने कहा था कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, सस्ती रोटी दूंगा, मिली? यार पिछले 70 साल से इस मुल्क में जिसने जो भी वादा, जो भी दावा किया, उसके बरक्स ही हुआ। तो कैसे एतमाद करें? क्या ये सबसे बड़ी खबर नहीं? क्योंकि ये हर एक इंसान को, हर पाकिस्तानी को झंझोड़ कर उससे सवाल कर रहा है कि उनकी तरक्की इसीलिए है क्योंकि वो इस बात का इतराफ करते हैं कि हम नाअहल हैं, तो हम इस मसनद पर नहीं रहेंगे, हम अपनी आवाम के साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे, हम अपने मुल्क का नुकसान नहीं करेंगे। उसके बरक्स हमारे मुल्क में क्या है? सियासी इल्जाम तराशी, सोशल मीडिया पे एक दूसरे की बदतरीफी, गालियां निकालना, जलील करना, अवाम को छोड़कर बाकी सब चीजों का से सरोकार है। सिर्फ अवाम की 2 वक्त की रोटी नहीं, अवामी मसाइल का नहीं इदराक, बाकी सब कुछ है। हर एक अपना काम पूरा कर रहा है सिवाय इसके जो जिम्मेदारी उस पर आयद होती है वो ना उसको इदराक है और ना वो करना चाह रहा है। और जब तक हम बहिस्सत कौम, हम में इतना ज़र्फ पैदा नहीं होता जितना आज उस एक औरत में है, हमारे हुक्मरानों में नहीं पैदा होता, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए खुदारा उसको मुंतखब करें जिसका ज़र्फ ऐसा हो, जो सच्चा हो, जो मुल्क कौम के सामने आके इतराफ़ करे अपने गलती का और इस मुल्क को आगे लेकर चल सके, जो इल्ज़ामात ना लगाए, जो दावे बड़कें फजूल बातें ना करे, जिसको ख्याल हो इस मुल्क का, जो कारकर्दगी दिखाता हो, जो सबको एक पेज पर लेकर साथ चलता हो, उसको मुंतखब करें। और दुआ कीजिए कि जो हो इस मुल्क के लिए बेहतरीन हो। सोचिए समझिए, क्योंकि पाकिस्तान आपसे